विद्यार्थियों, वाणिज्य के सभी विद्यार्थी होंगे और जैसे जैसे परीक्षा का समय निकट आ रहा है, हम जानते हैं कि आपकी उत्सुकता पढ़ाई में लगातार बढ़ती जाती है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने आप को स्वयं भी मूल्यांकित कर पाते हैं और बाहरी पक्ष भी आपका मूल्यांकन कर पाता है। आज बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इस वर्चुअल कक्षा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो बिजनेस लॉ की यूनिट 4 में दिया हुआ है, उससे संबंधित कुछ जानकारियां यहां पर आपको दी जाएंगी, जो कि आपको अपनी पढ़ाई में मदद करेंगी। इस पे निश्चित रूप से ये पूरी यूनिट है, इसलिए इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएगा, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएगा और आपको जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इससे बचेंगे, इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों, जैसा आपको मालूम होगा कि वर्तमान में बाजार की क्या स्थिति है। उपभोक्ता दो भागों में बंट गया है। दो भाग, बहुत सीधी सी बात है कि एक तरफ ऑनलाइन ट्रेड है और दूसरी तरफ ऑफलाइन ट्रेड है। ऑनलाइन ट्रेड, आपने फ्लिपकार्ट का ऐड देखा होगा और कुछ लोगों ने हो सकता है उसमें अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश भी की होंगी, जिन्होंने एक दिन में ही 1000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो ऑनलाइन बिक्री जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आपके लिए किसी प्रकार का प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है? आप जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, क्या आप किसी ऑनलाइन कंपनी पर दावा ठोक सकते हैं? यदि आपको मान लीजिए उन्होंने कोई पैकेट भेजा, आपने मोबाइल खरीदा है और मोबाइल आपके पास आया और उस मोबाइल की जगह यदि आपको कोई कार्टून में ईंट रखी मिलती है या पत्थर रखा मिलता है, तो क्या आप क्लेम कर सकते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप नहीं कर सकते। अभी इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए जो आज का उपभोक्ता है वो दो भागों में बंट गया है। उपभोक्ता के सामने यदि उसका शोषण हो रहा है, तो विकल्प उसके सामने क्या है? क्या वह अपने अधिकारों को कानून की सीमा में जाकर कानून की परिधि में प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बियॉन्ड लॉ होती हैं। उसमें से जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वह अभी बियॉन्ड लॉ है। ये जो वर्चुअल बिजनेस है, इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं कि जो भी कंपनियां हैं वह लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी मैं आज ही न्यूज़ देख रहा था, alibaba.com जो चाइना का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस करता है, उसके द्वारा 120 अरब की बिक्री की गई है 1 घंटे के भीतर, यानी सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए। भारतवर्ष में भी यही स्थिति है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2020 तक जो है 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार ऑनलाइन बिजनेस के अंतर्गत होने लगेगा। तो जो ऑफलाइन बिजनेस है उसके अंतर्गत तो हमारे पास कम से कम 12 कानून हैं जिसके तहत हम अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। उपभोक्ता होने के नाते हम हमारे अधिकारों के लिए शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं और उसके निवारण के उपाय भी दिए गए हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के संबंध में भी इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा बहुत ऑनलाइन ट्रेड को भारतवर्ष में भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अगले 6 माह के भीतर ही या अगली लोकसभा की जब बैठक होंगी तो निश्चित रूप से यह जो ऑनलाइन सेल है वह भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आ जाएगी। इसके बाद आज ही मैंने 2 न्यूज़ और पढ़ी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक न्यूज़ है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उन्होंने गलत तरीके से एडमिशन देने पर कॉलेज पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाइपर कॉलेज के संबंध में ये न्यूज़ है
आप भी पढ़ें, आपको पता लगेगा कि सेवा में कमी किस प्रकार से की जा सकती है, किस प्रकार से गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट दे करके या प्रोस्पेक्टस दे करके छात्रों का एडमिशन कक्षाओं में करा लिया जाता है। इसमें सेवा में कमी निश्चित रूप से है। वे विद्यार्थी, बीसी ने उन्हें उसी क्लास में पात्रता प्रदान करी है, लेकिन वे अभी कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत आते हैं और वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जाकर रिलीफ की डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उस संस्था के द्वारा जो प्रोफेशनल है और शुल्क लेकर के शिक्षा प्रदान कर रही है, वह निश्चित रूप से इसके दायरे में आती है और ऐसे छात्र वहां जाकर अपना क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एक डिसीजन आया है उपभोक्ता फोरम का, जिला उपभोक्ता फोरम का, जिसमें सोनी एक्सपीरिया जो कंपनी थी वो क्या दावा करती है, आपको भी मालूम है कि यदि पानी में मोबाइल चला जाए तो पानी उसके भीतर नहीं जाएगा, लेकिन एक उपभोक्ता का जो मोबाइल है वह पानी में गिरता है और उसके अंदर पानी चला जाता है और वह खराब हो जाता है, वह फोन सोनी एक्सपीरिया होता है। वह अपनी शिकायत दर्ज सर्विस सेंटर जाता है, वहां अपना फ़ोन देता है ठीक करने के लिए। उसे बताया जाता है कि जहां से चार्ज करते हैं हम, वहां की रबड़ फटने के कारण पानी अंदर चला गया, लीक हो गया, वह रबड़ लीक हो गई थी और पानी अंदर चला गया था। इस कारण से वहां पर उसमें त्रुटि आ गई और उसको सुधारने के लिए 16,500 रुपये की डिमांड की। अदरवाइज फ़ोन बदल के देने के लिए 24,000 रुपये की उस उपभोक्ता से डिमांड की गई। वह नाराज हो गया और नाराज होकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वह जिला फोरम में चला गया अपना आवेदन लेकर, और वहां पर कंपनी के खिलाफ यह निर्णय अभी पारित हुआ है कि वह 36,000 रुपये का भुगतान संबंधित उपभोक्ता को करे, और यदि 3 माह में वह ऐसा नहीं करती तो उसे उसके साथ ही साथ उसे ब्याज भी देना होगा। ये सब बातें मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि आप एक उपभोक्ता हैं, आप शासकीय महाविद्यालय में हैं और शुल्क देकर के आप, यदि ट्यूशन फीस आप ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, स्ववित्तीय कोर्स के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं, तो आप भी एक उस महाविद्यालय के उपभोक्ता हैं। किंतु जहां पर निःशुल्क सुविधाएं हैं वहां पर आप उपभोक्ता नहीं माने जाएंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपका कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। तो मित्रों, यह एक जनरल बात थी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में क्या है कि आज का जो बाजार है, यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर गुड्स का विक्रेता बाजार है। सबसे ज्यादा खपत वहां पर कंज्यूमर गुड्स की होती है पूरे वर्ल्ड में, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। वहां पर उपभोक्ता बहुत ही सजग है और सरकार ने ऐसे अनेक कानून वहां पर बना रखे हैं जिससे कोई भी व्यवसायी, निर्माता जो वस्तुएं उपभोग हेतु वस्तुएं उपलब्ध कराता है, वह यदि गलती करता है, सेवाओं में कमी करता है, गलत वस्तुएं देता है, गलत मूल्य पर देता है, मुनाफाखोरी करता है, किसी भी प्रकार की शिकायत यदि उपभोक्ता के द्वारा दर्ज की जाती है और वह सही उपभोक्ता है, तो आप वहां सजा होना सुनिश्चित है। तो सबसे ज्यादा उपभोक्ता के हितों को संरक्षण प्रदान करने वाला देश अमेरिका देश माना जाता है, और उसी के आधार पर भारतवर्ष में भी ये कोशिशें प्रारंभ हुई हैं। यद्यपि हम नंबर 2 पर हैं और बहुत जल्दी हो सकता है हम कंज्यूमर गुड्स में हम सब नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष का व्यापार कितना है जो रिटेल्स के माध्यम से होता है, 33 लाख करोड़ रुपए का। एक वर्ष में 33 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं हमारे रिटेलर्स, जिनकी संख्या 6 करोड़ है। पूरे भारतवर्ष में 6 करोड़ है और इस 30 करोड़ लोगों की रोजी रोटी हमारी इस पर निर्भर करती है। किंतु उपभोक्ता, जब 30 करोड़ लोगों की रोजी रोटी या 6 करोड़ ही रिटेलर्स हैं, बाकी तो हम में से ज्यादातर लोग उपभोक्ता हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि जो उपभोक्ता है वह बाजार का राजा होता है, उसे ईश्वर के तुल्य मानना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। और आज का जो बाजार है उसमें लगातार या तो सेवाओं की बात कर लें हम या बाजार उपभोग वस्तुओं की बात कर लें, लगातार शोषण हो रहा है।
बाजार में स्थिति उपभोक्ताओं की बहुत अच्छी नहीं है। और यह भारतीय बाजार की जो स्थिति है उसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो ना तो सही मूल्य पर हमें वस्तुएं मिल पा रही हैं, ना सही मात्रा में वस्तुएं मिल पाती हैं, सही किस्म की वस्तुएं भी हमें नहीं मिल पा रही हैं और सही समय पर भी हमें नहीं मिल पा रही हैं। वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों के संदर्भ में ये बात लागू होती है। बाजार की स्थिति उपभोक्ता की दृष्टि से, उपभोक्ता की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। पूरे विश्व में हमें थोड़ा नीचे क्रम पर रखा जाता है। इसमें मिलावट के जो उदाहरण हैं वो सब आप भी जानते हैं और इससे आप कई बार दो चार हो भी चुके होंगे कि जो धनिया, पिसा धनिया आता है उसमें घोड़े की लीद को मिलाया जाता है, पिसे मिर्च में लाल पिसा पत्थर मिला दिया जाता है, ताकत के टानिकों में रंगीन पानी मिलता है, असली घी में मृत पशु की चर्बी मिलाई जाती है, च्यवनप्राश प्रकाश में आंवले के स्थान पर शकरकंद मिला दिया जाता है, दालों, चावलों, गेहूं में आपको कंकड़ मिलते ही हैं, दूध में पानी जग जाहिर है, बेसन में खेसरी दाल मिलाई जाती है। फलों को ताज़ा तरीन रखने के लिए आजकल जिन केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही विपरीत हैं और हमें रोकना चाहिए और दुकानदारों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सेब फल को चमकाने के लिए मोम का प्रयोग किया जाता है। मैंने खुद ऐसे सेब फल अपने घर में लाकर देखे हैं जिन पर कि मोम की परत चढ़ी रहती है और उसे आप काटेंगे तो चाकू से अलग समझ में आता है कि इसके ऊपर कोई लेयर चढ़ी हुई है। सब्जियों को हरा रखने के लिए हरा रंग और इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। हरे रंग में मैं अपने घर की बताऊं कि करेले और जो परवल हैं इनको बहुत ज़्यादा गर्म पानी में धोकर ही बनाना चाहिए क्योंकि हरे रंग की मिलावट की संभावना बनी रहती है और गर्म पानी में धोकर ही इसको बनाया जाना चाहिए क्योंकि जिस केमिकल का और जिस हरे रंग का यूज़ करते हैं वह वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं एक ढाबे पर खाना खाने गया था, जब वहाँ पर दाल को बनते हुए देखा, उसमें येलो दाल ऑर्डर किया हमने और किचन तक हम चले गए किस प्रकार बनती है, वहाँ पर जाकर देखा तो वो येलो दाल में पीला रंग डाल रहा था। उसको येलो करने के लिए वह पीला रंग डाल रहा था, मिलावट कर रहा था, मतलब दाल पीली दिखे इसके लिए वह उसमें दाल जैसी चीज में रंग का इस्तेमाल कर रहा था। तो उन्होंने बताया तो हम तो सभी चीजों में लाल रंग का या पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो लाल रंग या जो लाल रंग है या पीला रंग है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना हानिप्रद है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो हमको बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। यद्यपि सरकार के द्वारा, क्योंकि एक सरकार ही चिंतक है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, क्योंकि जो व्यापारी है वो तो निश्चित रूप से मिलावट के द्वारा, मुनाफाखोरी के द्वारा, बेईमानी के द्वारा वह तो अपना लाभ बढ़ाना चाहता है, लेकिन हमारी जो स्थिति है भारत में वो देखिए किस प्रकार कितनी कमजोर है। भारतीय उपभोक्ताओं की जो स्थिति है वह अकेला है, बहुत कम संगठन है, भारतीय उपभोक्ताओं के संगठन नाम मात्र के हैं इस देश में, इसलिए हम अकेले हैं और अकेले ही हमें लड़ाई लड़नी होती है। असहाय हैं, सहायता करने वाले बहुत कम लोग रहते हैं, असंगठित, मैंने बताया संघ ही नहीं हम लोगों के पास में, तो हम असंगठित हैं। निश्चित है अधिकांश जो हमारी जनता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो उपभोग करता है, यदि आप ग्रामीण बाजारों में जाएंगे तो आपको पॉन्ड्स के, लक्स के साबुन और क्रीम पाउडर सब मिलेगी, लेकिन वह सब डुप्लीकेट होती है। आप कभी ग्रामीण हाट में जाकर के देखिए तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन वो सारे ब्रांड्स नकली होते हैं। अज्ञानी, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, उपभोक्ताओं को ज्ञान नहीं होता, वे अनुभवहीन होते हैं और वे वास्तव में पावरलेस हैं। उनके पास में केवल रूल ऑफ लॉ यदि है तो लॉ का ही पावर हो सकता है, अदरवाइज उनकी बात सुनता कोई भी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत स्थिति जो है वह उत्पादक और व्यापारी की है, जो वस्तुएं हमें उपभोग हेतु उपलब्ध कराते हैं। इसमें वे नितांत शक्तिशाली हैं। 2G और कोल आवंटन के जो घोटाले हुए हैं उसमें आप सारे बड़े से बड़े जो हमारे व्यवसायी उनका इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आता है। वे चतुर होते हैं किस प्रकार से हम लाभ उठा सकते हैं, अनुभवी हैं, संगठित हैं। इस विपरीत स्थिति है पूरी, उन्हें पूरे बाजार का नॉलेज रहता है, दुनिया भर का नॉलेज रहता है, वे धनी होते हैं, उनके पास पैसे का कोई अभाव नहीं होता है और वे
निश्चित रूप से भ्रष्ट, अधिकांशतः, बहुत सभी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भ्रष्ट, बेईमान, धोखेबाज और मुनाफाखोर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। यद्यपि थोड़ी स्थिति अब बदल रही है, जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 86 के बाद में, तो थोड़ा थोड़ा उपभोक्ताओं में भी जागरूकता आई है। और हम प्रतिवर्ष जो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, उसका आयोजन भी बड़े जोर शोर से किया जाता है। और कुछ ऐसे संघ भी हमारे बन गए हैं जो कि लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि हम लोगों का शोषण कम से कम हो। हम लोगों के पास कुछ अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों की जानकारी बहुत कम लोगों को है। अधिकारों की जानकारी से आशय यह है कि अधिकार कितने हैं। इनफैक्ट 7 अधिकार उपभोक्ताओं के माने गए हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत धारा 6 में इन्हें स्वीकार भी किया गया है कि हमारे पास जो है 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार माने हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने, जबकि वास्तव में जो विकसित राष्ट्र हैं वो 7वें अधिकार को भी मान्यता प्रदान करते हैं। इनमें पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। जो भी वस्तु या सेवा हम प्रयोग करने जाते हैं, उससे हमारे जीवन को सुरक्षा रहे, इसका अधिकार हमको है। और इसीलिए सिगरेट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और सरकार और कोर्ट द्वारा बार बार कहा जाता है कि आप जब भी इसे बेचें तो इस पर लिखा रहे कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। पॉइजन यदि बाजार में बिकता है तो उसके ऊपर पॉइजन लिखा होना आवश्यक है, क्योंकि बस ऐसी कोई भी वस्तु जो आपके किसी भी प्रकार से, जैसे प्रेस है, तो पूरी सेफ्टी के साथ आपको उसका प्रयोग करने के लिए बताया जाना चाहिए। कार आप खरीदने जाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कार चलानी आपको आनी चाहिए, अदरवाइज इसका प्रयोग आपके लिए हानिप्रद हो सकता है, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए हानिप्रद हो सकता है। दूसरा अधिकार जो है चुनाव या पसंद का अधिकार। बाजार में बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुएं होती हैं, समकक्ष वस्तुएं होती हैं। उनमें से आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकते हैं, यानी चुनाव की स्वतंत्रता आपके पास है। जो भी विकल्प वहां उपलब्ध हैं उसमें चुनाव की स्वतंत्रता आपके पास है। कोई भी उत्पादक या विक्रेता आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप इसी वस्तु को खरीदें। वो केवल अपनी वस्तु या विशेषताओं के गुण बता सकता है, लेकिन आपको खरीदने के लिए वह बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास चॉइस का अधिकार है। तीसरा, जानने का अधिकार। जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं उसकी क्वेरी करने का अधिकार आपके पास है कि इसका मूल्य क्या है, इसमें क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या, इस इसके प्रयोग से आपको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। हर चीज जो भी उस वस्तु से जुड़ी हुई है, रूप, रंग, गुण, उन सब के बारे में आपको जान, आपको सुना जाए। आपको यदि कोई शिकायत है किसी वस्तु के प्रयोग के संदर्भ में, तो आपको सुने जाने के लिए मंच उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए आपके पास सुनवाई का अधिकार है कि आप जो बात अपनी कहना चाहते हैं उसे हर स्तर पर सुना जाए। ये अधिकार जॉन एफ कैनेडी व जॉनसन, जो कि उपभोक्ता आंदोलन के
चलिए सर। तकनीकी त्रुटि आ गई थी, फिर हम आपसे मुखातिब हैं। इसमें हम बात कर रहे थे जॉन एफ कैनेडी व जॉनसन की। इन्होंने बहुत उपभोक्ता आंदोलन के प्रणेता माने गए हैं एक प्रकार से, और इन्होंने ही ये जो 4 अधिकार हैं ये इनको सूचीबद्ध किया था कि ये उपभोक्ताओं के अधिकारों में इन्हें शामिल करना चाहिए, और इन्हें दिए भी गए वहां पर। 5वां अधिकार जो बाद में मूल्य या प्रतिफल का था, उसे इस अधिकार को बाद में जोड़ा गया। जो भी चीज आप देते हैं उसका उचित मूल्य ही आपसे लिया जाना चाहिए, ये भी आपका अधिकार है। यदि उचित मूल्य से ज्यादा लिया जाता है तो वह वापसी योग्य है, अर्थात बाद में जब भी कभी आपकी जानकारी में आए कि आपसे अधिक मूल्य ले लिया गया है तो वह आप उपभोक्ता फोरम में जाकर के उस मूल्य को वापस ले सकते हैं। फिर उपभोक्ता संघों के अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 3 अधिकार इसमें बाद में और जोड़े हैं। वे उपचार का अधिकार, यदि आपको कोई शिकायत है, आपकी कोई परिवेदना है किसी वस्तु के उपभोग के संबंध में, तो आप अपनी आपको ऐसे मंच उपलब्ध कराए जाना चाहिए जिससे कि उन शिकायतों का उपचार हो सके, निराकरण हो सके। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सूचित किए जाने का अधिकार लगभग एक सा होता है, बहुत अंतर नहीं होता। विज्ञापन के द्वारा आपको सूचित किया जाता है, लेकिन और भी दूसरे तरीके हैं जिससे उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी आपको पूरी चीज जानने का अधिकार। यदि एक दवाई का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उस दवाई में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उससे शिक्षित होने का अधिकार आपके पास में है। आप चाहे तो यदि कोई डॉक्टर आपको दवाई दे तो आप मना कर सकते हैं जब तक कि आप उसके कंपोनेंट्स जान ना लें। इसी प्रकार जो लास्ट है वह स्वस्थ वातावरण का अधिकार है। आजकल हम बहुत बात करते हैं इको फ्रेंडली की, कि वस्तुएं इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली का आशय क्या है? इको फ्रेंडली का आशय यही है वास्तव में कि जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं ऐसी वस्तुएं आपको उपभोग योग्य प्रदान की जानी चाहिए। और अब पूरे विश्व में इको फ्रेंडली वस्तुओं का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, वितरण लगातार बढ़ता जा रहा है। आप विदेशों में तो ये अधिकार आपको प्राप्त हो गया है, लेकिन भारतवर्ष में अभी ये अधिकार हमको प्राप्त होना बाकी है। ये हमारे एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे पास अधिकार है। भारतवर्ष में क्यों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता हुई? मैंने अभी पूरी स्थिति आपको बताई है। जो बाजार है वह उपभोक्ता प्रधान है, उपभोक्ता की सुनी जानी चाहिए, ग्राहक को ईश्वर के तुल्य माना जाना चाहिए। लेकिन क्या यह हो रहा है? यह नहीं हो रहा है, इसके विपरीत ही हो रहा है। भारत का जो बाजार है पूरा विक्रेता का बाजार है, और हम जो भी वस्तुएं खरीदते हैं वह क्रेता के सावधानी नियम का पालन करते हुए हमें खरीदनी पड़ती है। अर्थात क्रेता सावधान रहें कि कहीं वो गलत वस्तु तो नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि बेचने वाला तो बेचेगा, क्योंकि वह मैंने बताया अधिकांश बेईमान, धोखेबाज और मुनाफाखोर हैं। वह तो अपनी वस्तु किसी भी प्रकार से आपको बेचना चाहते हैं, उसके लिए वह अनुचित व्यापारिक सिस्टम को एडॉप्ट भी करते हैं और बाद में अपनी बातों से बदल भी जाते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, सावधान रहे। ये नियम भारतवर्ष में लागू होता है, विदेशों में ये लागू नहीं होता। विदेशों में तो विक्रेता के ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती है कि वह कहीं गलत तरीके से तो अपनी वस्तुओं का विक्रय नहीं कर रहा है। यदि ये पता लगता है कि वह किसी भी गलत प्रथा को अडॉप्ट किए हुए है तो उसके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 125 करोड़ लोग हैं अब हम लोग, तो निश्चित रूप से इतनी निगरानी कानून के द्वारा रखा जाना संभव नहीं है। फिर भी भारतवर्ष में उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से लगभग 12 अधिनियम पारित हो चुके हैं, और उसी में एक अधिनियम जो है वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। बाकी जितने भी अधिनियम हैं वे सब कोर्ट में डिसाइड होते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत नहीं होती है। इसलिए
बहुत ही कानूनी पेचीदगियां बहुत होती हैं, जटिलता, खर्चीलापन व विलंब के कारण न्याय देर से मिल पाता है, और ये उपभोक्ता को तुरंत रिलीफ प्रदान करने के दृष्टिकोण से ही यह अधिनियम बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी, जिससे कि उपभोक्ता को सही समय पर न्याय मिले। उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना और उसे यदि किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसका निपटारे की त्वरित व्यवस्था लागू करने की दृष्टि से ही भारतवर्ष में उपभोक्ता नियम की आवश्यकता भी महसूस की गई है और लागू किया गया है। जो आवश्यकता महसूस की गई उसके कारण इस प्रकार जो दिए गए हैं वो उपभोक्ताओं की शोषण से रक्षा करने के लिए, दूसरा उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए। ये हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम जो भी अधिनियम के अंतर्गत उपचार संबंधी प्रावधान है, राहत संबंधी प्रावधान है, उनका लाभ उठाने में हम समर्थ होंगे। उपभोक्ताओं को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए, परिवेदनाओं तथा शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए, अनुचित व्यापारिक पद्धति या प्रथा की रोकथाम के लिए, मानवीय कल्याण के लिए और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना या चेतना जगाने के लिए इसके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। एक्चुअली जो लास्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना या चेतना जगाने के लिए, अर्थात विक्रेता को भी अब सतर्क करना जरूरी है कि भाई यदि आप कुछ गलत तरीके से माल बेचोगे या गलत तरीके से सेवा प्रदान करोगे तो आपके खिलाफ भी कार्यवाही संभावित है, और कार्यवाही सरकार नहीं करेगी बल्कि वह उपभोक्ता करेगा जिसे आपने गलत वस्तु प्रदान की है। तो आप सतर्क रहें और उपभोक्ता भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतवर्ष में लागू किया गया। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतवर्ष में 1986 में इसे लागू किया गया है। इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात यह है कि ये जो अधिनियम है यह संपूर्ण भारत में लागू होता है, सभी उपभोक्ताओं पर लागू होता है, उपयोगकर्ताओं पर लागू होता है। केवल जम्मू एवं कश्मीर में यह लागू नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सभी प्रकार के माल एवं सेवाएं, यह सभी प्रकार की माल और सेवाओं पर लागू होता है। प्रश्न यह भी उठता है, यदि आपने कोई भवन खरीदा है, किसी बिल्डर से कोई भवन खरीदा है, तो यह उस पर लागू होगा या नहीं? तो यह उस पर भी लागू होता है, क्योंकि वह स्टॉक के रूप में आपको, जो बिल्डर्स है वह स्टॉक के रूप में आपको भवन बेचता है, तब उस स्थिति में आप उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम एक्ट के खिलाफ यदि कुछ गलती है, कोई शिकायत है आपको, तो आप जा सकते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार की सेवाएं, लेकिन केंद्र सरकार यदि किसी सेवा को इससे मुक्त घोषित कर देगी तो फिर उस पर यह लागू नहीं होगी। इसी प्रकार किसी भी माल को यदि केंद्र सरकार मुक्त घोषित कर देगी तो उस पर यह लागू नहीं होगा। जैसे केंद्र सरकार ने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं उसको इससे मुक्त घोषित किया और कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। संशोधन इसमें नेचुरल है, जो भी अधिनियम बनते हैं जब वे लागू होते हैं तब उन्हें पता लगता है कि कौन कौन सी कमियां इसमें हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1993 और 2002 में संशोधन किए गए हैं। और इस संशोधन में मैं समझ रहा हूं कि 2014 का वर्ष भी जुड़ने वाला है। 2014 या 2015 में इसमें निश्चित रूप से ऑनलाइन बिजनेस को शामिल किया जाएगा, तो एक संशोधन वहां भी इसमें जुड़ जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं? जिन कारणों से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है वही इसके उद्देश्य भी हैं। उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, उपभोक्ता परिषदों की स्थापना करना, उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था करना, विवादों का शीघ्रता एवं सरलता से निपटारा करना, अर्ध न्यायिक मशीनरी की व्यवस्था करना तथा उपभोक्ता संरक्षण को गति प्रदान करना। इसमें ये जो भी उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों के अनुरूप ही इसमें प्रावधान
किए गए हैं। और ये प्रावधान सब इसमें 31 तक की धाराएं दी गई हैं। अलग अलग जो परिभाषा संबंधी धारा है वह अलग है, फिर उसमें जो जिला मंच की स्थापना से संबंधित धारा अलग है, उस प्रक्रिया से संबंधित धारा अलग है, परिषदों की स्थापना से संबंधित धाराएं अलग हैं। अलग अलग धाराओं में ये प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि इसमें जो दो बातें की गई हैं, पहली चीज है उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन, और दूसरी बात है उपभोक्ता परिषदों की स्थापना एवं विवादों के निपटारे की व्यवस्था करना। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब सरकार ने तैयार किया या जिन्हें तैयार करने को दिया गया, उसमें अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें प्रस्तावित की गई हैं। एक उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की गई है और दूसरी उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए अर्धन्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। उपभोक्ता फोरम बने हैं जिला स्तर पर, और जिला उपभोक्ता फोरम बनाए गए हैं। उसके बाद राज्य आयोग बनाया गया है और राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है विवादों के निपटारे के लिए। और संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की गई है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। जो उपभोक्ता परिषद है वह एडवाइजरी बॉडी है, जो उपभोक्ता परिषदें हैं वह एडवाइजरी बॉडी रहेंगी, जबकि उपभोक्ता विवाद जो है के निपटारे की जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जिला फोरम, राज्य आयोग वह अर्ध न्यायिक मशीनरी के रूप में कार्य करेंगी और वह विवादों का निपटारा करेंगी। उन्हें बहुत सारे पावर भी दिए गए हैं, एक कोर्ट की तरह ही उनके पास सारी व्यवस्थाएं उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं, है ना, जिससे कि विवादों का शीघ्रता एवं सरलता से निपटारा हो सके। इसके अंतर्गत व्यवस्था है कि 5 माह के अंदर आपने जो भी विवाद दायर किया है, जो भी शिकायत आपने दर्ज की है, उसका समाधान हो सके। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। मेरे ही मित्र ने एक केस बैंक के विरुद्ध लगाया हुआ है सेवा में कमी का, लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं, उसका निपटारा नहीं हो पाया है। तो लेकिन कोशिश इसके अंतर्गत होती है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, फिर भी दूसरे कोर्ट की तुलना में इसमें न्याय जल्दी मिल जाता है। धाराएं के संबंध में मैंने आपको बताया कि इसमें ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, उस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि शिकायतकर्ता कौन हो सकता है, शिकायत क्या है, उपभोक्ता विवाद क्या है, दोष से क्या आशय है ना। तो वो चीजें इसमें मैंने दी गई हैं। धारा 2 में इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में कहा गया है। धारा 2 उपधारा 1 उसकी उपधारा B, है ना, के अंतर शिकायतकर्ता कौन। तो शिकायतकर्ता निम्न में से कोई भी व्यक्ति जो शिकायत प्रस्तुत करता है वह शिकायतकर्ता कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं कि शिकायतकर्ता कौन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया वे प्रमुख उद्देश्य हैं। इसी प्रकार शिकायतकर्ता कौन है, कौन शिकायतकर्ता हो सकता है, तो आपको उसमें ये देना पड़ेगा कि धारा 2 उपधारा 1 B के अनुसार निम्न में से कोई भी व्यक्ति जो शिकायत प्रस्तुत करता है वह शिकायतकर्ता कहा जाता है। कौन कौन हो सकता है इसमें। एक उपभोक्ता, हमको सामान्य रूप से लगता है कि एक उपभोक्ता ही तो शिकायत करेगा, लेकिन नहीं, ये अधिनियम व्यापक है। इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता भी शिकायत कर सकता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी उपभोक्ता कोई है, कोर्ट नहीं, सॉरी, कोर्ट है, कोर्ट लिखा हुआ वहां कोई शब्द है, कोई स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ शिकायत कर सकता है। देश के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ इसकी शिकायत कर सकता है। शिकायत प्रस्तुत करने वाली केंद्रीय अथवा राज्य सरकार यह भी शिकायतकर्ता मानी जाएगी। यह भी उपभोक्ताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार शिकायत कर सकती है। समान प्रकार का हित रखने वाले उपभोक्ताओं की दशा में उनकी ओर से एक या अधिक उपभोक्ता भी शिकायत कर सकते हैं। और यह नई धारा जो 2002 में जब संशोधन हुआ था तो उसमें जोड़ा गया था कि यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उसका वैधानिक उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी है वह भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत रिलीफ की डिमांड कर सकता है।
तो केवल एक उपभोक्ता नहीं जिसने वस्तु खरीदी है, केवल वह नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शिकायतकर्ता के रूप में सीपीए में अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं किसी भी वस्तु के विरुद्ध, व्यापारी के विरुद्ध में। शिकायत क्या है? धारा 21C, मौखिक शिकायत को शिकायत नहीं माना जाता। शिकायत जो है वह लिखित आरोप है। किस संबंध में लिखित आरोप है? व्यापारी या सेवा प्रदायकर्ता द्वारा किया गया अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार, इसके संबंध में कोई शिकायत हो सकती है। जो माल क्रय किया गया या क्रय किए जाने वाले यानी भविष्य में एग्रीमेंट हो चुका है, उसके संबंध में यदि कोई दोष सामने आता है तो उसके संबंध में शिकायत हो सकती है। ली गई या ली जाने वाली सेवाओं में कमी हो सकती है के संबंध में शिकायत हो सकती है। अधिक मूल्य लेने के संबंध में शिकायत हो सकती है। माल या सेवा जिससे जीवन की सुरक्षा को खतरा है उससे संबंधित शिकायत हो सकती है। तो यह शिकायत, इससे संबंधित यदि कोई शिकायत है तो वही शिकायत मानी जाएगी और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वह शिकायत के रूप में दर्ज की जा सकेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत जैसा उपभोक्ता के बारे में बात की गई थी कि उपभोक्ता शिकायतकर्ता हो सकता है, तो उपभोक्ता कौन होता है? हु इज द कंज्यूमर? तो दो प्रकार के कंज्यूमर इसमें बताए गए हैं, एक माल का उपभोक्ता और दूसरा सेवाओं का उपभोक्ता। जो माल का उपभोक्ता है वह धारा 21D(1) के अंतर्गत इसकी बताया गया है कि जो कोई प्रतिफल के बदले में माल खरीदता है और उसका उपयोग करता है वह माल का उपभोक्ता है। यदि उपयोग कोई और भी करता है तो भी वह माल का उपभोक्ता माना जाएगा। और स्वयं उपभोग करता है या उसके परिवार का कोई सदस्य उपयोग करता है तो वह माना जाएगा। लेकिन उपयोग करने के लिए यदि वह किसी और को दे देता है तो वह उपयोगकर्ता भी कई बार माल के उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने आता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उसे उपभोक्ता के रूप में ही मान्य किया जाता है। इसमें किंतु वह सम्मिलित नहीं है जो विक्रय या व्यापारिक उद्देश्य हेतु माल खरीदता है। यानी उपभोक्ता वस्तु का उपभोग होना या सेवा का उपभोग होना जरूरी है। मान लीजिए आप एक मशीन खरीदते हैं, कोई बड़ा व्यापारी एक मशीन खरीदता है और उस मशीन से वह किसी और वस्तु का निर्माण करता है, तो वह उद्योगपति जो किसी वस्तु का निर्माण उस मशीन के माध्यम से कर रहा है, उस मशीन के लिए उपभोक्ता नहीं माना जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। उसके लिए यदि उस मशीन में कोई खराबी है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत उसे संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसे कोई दूसरे अधिनियम के अंतर्गत वहां कोर्ट में दरखास्त करना पड़ेगी। उसकी शिकायत का निवारण होगा लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं होगा, अर्थात वह इस अधिनियम से परे हो जाएगा। इसी प्रकार सेवाओं का उपभोक्ता प्रतिफल के बदले किन्हीं सेवाओं को भाड़े पर प्राप्त करता है या उपयोग करता है। आप स्कूटर अपना, मोटरसाइकिल अपनी किसी मैकेनिक को देते हैं या शोरूम में जाकर के देते हैं और मान लीजिए आप उनकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और उसने यदि सही काम नहीं किया, आपने जो बताया काम नहीं किया और आप उससे लिखित उसको शिकायत करते हैं या मौखिक जाकर उसको बताते हैं कि आपने ये काम नहीं किया और इसके लिए आपने शुल्क भी वसूल कर लिया है और फिर भी वह बोलता है कि नहीं मैंने तो किया है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो यू मे गो टू दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जिला फोरम में आप जा सकते हैं या और दूसरी जगह आप जा सकते हैं। इसमें भी सेवा के अंतर्गत भी वही बात है कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए यदि सेवाओं का उपयोग जो करता है वह इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं माना जाता है। इसमें यदि क्रय किया गया माल अथवा प्राप्त की गई सेवा पूर्णतः स्वरोजगार अथवा जीविकोपार्जन करने के लिए उपयोग किया गया है तो वह व्यावसायिक उद्देश्य नहीं माना जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंप्यूटर का और फोटोकॉपी का। फोटोकॉपियर यदि कोई व्यक्ति खरीदता है और उससे वह अपना जीवन यापन कर रहा है,
1 रुपए की फोटोकॉपी वह कर देता है आपको, तो यदि उस फोटोकॉपी मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो भले उससे अपना जीवन यापन कर रहा है, उसे व्यावसायिक उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाएगा, है? तो इसी प्रकार कंप्यूटर टाइपिंग कर कोई अपना भरण पोषण कर रहा है, तो उस कंप्यूटर खरीदने पर मान लीजिए कोई शिकायत उसकी है उस कंप्यूटर से संबंधित, तो वह व्यावसायिक उद्देश्य में शामिल नहीं होगी। इसी में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, नीचे जो केस है, 2 केस दिए हुए हैं इसमें, देखिए आप, लोहिया स्टार लिंगर वर्सेस जैनित कंप्यूटर लिमिटेड। 17 लाख रुपए में जैनित कंप्यूटर लोहिया स्टार लिंगर ने खरीदा था और 414 दिन ये चला ही नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लोहिया स्टार लिंगर कंपनी जो है वह उन्होंने जैनित कंप्यूटर के विरुद्ध में केस किया कि हमें इसकी 15 लाख रुपए के लगभग क्षतिपूर्ति उन्होंने मांगी थी कि यह दिलाई जाए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो मशीनरी थी उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि लोहिया स्टार लिंगर कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने जैनित कंप्यूटर से जो कंप्यूटर लिया था उसका प्रयोग उसने अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया है, इसलिए उसकी शिकायत यहाँ पर नहीं सुनी जा सकती और उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई, क्योंकि उसे व्यावसायिक उद्देश्य माना गया था। और व्यावसायिक उद्देश्य से संबंधित जो बातें, जो उपभोक्ता है, वह इसमें शामिल नहीं हो पाता है। केस 2 में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था। इसमें जनरल मैनेजर रेलवे और अन्य वर्सेस आनंद प्रसाद सिन्हा, ये न्यायाधीश थे। ये और इनकी पत्नी प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रही थी और उसकी जो प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा था उसके कांच टूटे हुए थे, उससे हवा आ रही थी, उसके कारण उन्हें सर्दी और बुखार हो गया। उनकी पत्नी को उन्होंने केस दायर किया रेलवे के विरुद्ध में। राज्य आयोग ने आनंद प्रसाद सिन्हा की स्टेटस को देखते हुए उन्हें 10,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दी, जबकि राष्ट्रीय आयोग ने, कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आयोग बना है, उसने उनकी क्षतिपूर्ति की राशि घटाकर 1,500 रुपए कर दी और यह कहकर कहा कि स्टेटस के कारण किसी को कम या ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी उपभोक्ता समान है। और इस प्रकार जो अन्य उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति दी थी राज्य आयोग ने, वही राष्ट्रीय आयोग ने इनको भी स्वीकृत की। दोष, किसी भी प्रकार का दोष, चाहे वह किस्म से संबंधित हो, मात्रा से संबंधित हो, शुद्धता से संबंधित हो, प्रभाव बनाए रखने से संबंधित हो या प्रभाव उत्पादकता से संबंधित हो, यदि उसमें कोई भी त्रुटि या कमी आती है तो उसे दोष माना जाएगा धारा 21F के अंतर्गत। व्यापारी द्वारा माल की मात्रा के संबंध में जो दावा किया गया है, माल के गुण के संबंध में, माल के किस्म के संबंध में, माल की मात्रा के संबंध में, शुद्धता के संबंध में, जो प्रभाव की बात की गई है कि 3 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, यदि नहीं होते हैं तो वह दोष माना जाएगा और आप उसके विरुद्ध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह दोष है वस्तु में, इसकी शिकायत की जा सकती है। कमी जो है वह सेवाओं में कमी मानी गई है। सेवा के निष्पादन में कोई किस्म, प्रकृति या विधि को बनाए रखना आवश्यक है, किंतु उसमें कोई त्रुटि, अदक्षता या अपर्याप्तता हो जाती है तो उसे कमी माना जाएगा। जो सेवा के कुछ प्रमाप निश्चित होते हैं, उन प्रमापों के अनुसार यदि सेवा प्रदायकर्ता ने सेवा प्रदान नहीं की है तो इसे क्या माना जाएगा? सेवा में कमी माना जाएगा और उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शिकायत दर्ज की जा सकती है। माल क्या है? धारा 21I में वाद योग्य दावे व मुद्रा को छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्ति माल है। माल विक्रय अधिनियम 1930 जो है उसकी धारा 27 में जो चीजें कही गई हैं जो माल में शामिल होती हैं वे सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अंश, ऋणपत्र, स्कंद, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, खड़ी फसलें, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि ये सभी माल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
सेवा क्या है, व्हाट इज सर्विस। सर्विस में क्या किन किन को शामिल किया जाता है, धारा 2(1)(o) के अनुसार बैंकिंग को शामिल किया जाता है, वित्तीय सेवाओं को शामिल किया जाता है, बीमा सेवाओं को शामिल किया जाता है, परिवहन सेवाओं को शामिल किया जाता है, भोजन सुविधा, आवास सुविधा, मनोरंजन, आवास निर्माण और सूचनाएं प्रदान करना जिसमें विज्ञापन इत्यादि आता है, इन सबको शामिल किया जाता है। किंतु निःशुल्क सेवाएं और व्यक्तिगत सेवा अनुबंध इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। इसी प्रकार व्यापारी किसे माना जाएगा, धारा 2(21)(q) के अनुसार इसमें व्यापारी के साथ निर्माता भी सम्मिलित है। जो वस्तु को मतलब व्यापारी जो वस्तुओं का विक्रय करता है वह तो शामिल है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका वस्तुओं का निर्माता भी शामिल होगा। निर्माता में भी कौन शामिल होगा, जो खुद बनाता है वह भी शामिल होगा, और वह भी शामिल होगा जो वस्तुओं का असेंबल्ड कर कर नई वस्तु तैयार करता है, वह भी शामिल होगा। तो इसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। व्यक्ति धारा 2(1)(m) के अनुसार पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म इसमें शामिल होती है। संयुक्त हिंदू परिवार को व्यक्ति माना जाता है, सहकारी संस्था को व्यक्ति माना जाता है, व्यक्तियों के संघ को भी व्यक्ति माना जाता है। प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार क्या है, इसकी डेफिनेशन इसमें दिया है, ऐसा व्यवहार जो माल या सेवा के मूल्य, आपूर्ति शर्तों, आपूर्ति प्रभाव को चालाकी से इस प्रकार प्रभावित करता है ताकि उपभोक्ताओं पर अनुचित लागतों को थोपा जा सके। इसमें विलंब भी शामिल है। मालूम है कि 1 जनवरी से मूल्य में वृद्धि हो रही है, आपने कार की बुकिंग करी और उसने पहले तो कह दिया कि मैं 31 दिसंबर तक दे दूंगा, लेकिन जब आप 31 दिसंबर को पहुंचते हैं तो वह बोलता है कि कीमतों में 50,000 रुपए की वृद्धि हो गई है, अतः मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, माल ही नहीं आ पाया है। और उसने आपको भले ही कार उसके पास रखी, उसने आपको सुपुर्द नहीं की। वो 1 तारीख को आपको सुपुर्द करेगा, 2 तारीख को आपको सुपुर्द करेगा, जिससे कि उसे 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसे अनुचित क्या माना जाएगा, इसे प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, क्योंकि व्यापारी ऐसा नहीं कह सकता कि उसने जो समय दिया है और मूल्य बढ़ने के कारण वह उसमें विलंब करेगा। तो इस प्रकार वह किसी भी प्रकार से चालाकी यदि प्रदर्शित करता है जिससे कि आपको ज्यादा मूल्य का भुगतान करना पड़े, तो यह माना जाएगा कि उसने प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार का प्रयोग किया है। अनुचित व्यापार व्यवहार क्या है, धारा 2(1)(r) के अंतर्गत ऐसा व्यापारिक व्यवहार जो वस्तु के विक्रय, उपयोग या आपूर्ति अथवा सेवा की उपलब्धि के संवर्धन के लिए कोई अनुचित विधि या कपटमय व्यवहार अपनाने से संबंधित हो। अनुचित विधि या कपटमय व्यवहार मिथ्या वर्णन भी हो सकता है, भ्रामक प्रस्तुतिकरण भी हो सकता है, प्रलोभन भी हो सकता है, न देने के उद्देश्य से भेंट या पुरस्कार का प्रस्ताव भी हो सकता है, प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकता है, जमाखोरी हो सकता है, सुरक्षा प्रभावों का पालन न करना, ये सब अनुचित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत धारा 2(1) में शामिल किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसकी क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं जो हम अभी तक बात करते रहे वही इसकी विशेषताएं भी हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति जो उपभोक्ता की परिभाषा में आता है वह लगभग सभी माल, वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण हेतु परिवाद दाखिल कर सकता है। यह अधिनियम व्यापक है, इसमें उपभोक्ता के किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध उपचार के प्रावधान दिए गए हैं। सेवाओं में कमी या चूक के कारण हानि की क्षतिपूर्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विशेष अधिनियम है, इसमें कार्रवाई संक्षिप्त प्रकृति की होती है, बहुत ही शॉर्ट में कार्रवाई इसमें संपादित हो जाती है। निजी अस्पताल में डॉक्टर लापरवाही के लिए उत्तरदायी हैं, वह इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वे इस दायरे में नहीं आते। टेलीफोन सेवा प्रदायकर्ता भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। पंजीयन दावे का अधिकार नहीं दिलाता। यदि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो केवल रजिस्ट्रेशन दावे का अधिकार नहीं होता, लेकिन अनुबंध हो गया है, एग्रीमेंट हुआ है तो वह दावे का आधार बनेगा, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन दावे का आधार नहीं बनता है। अचल संपत्ति से संबंधित मामले इसके दायरे में नहीं आते हैं और ई कॉमर्स इसमें शामिल नहीं है, जो कि शीघ्र ही शामिल होने जा रही है। ये अधिनियम की विशेषता है। उपभोक्ता
संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करने एवं उपभोक्ताओं के विवाद को निपटाने हेतु अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई है वह इस प्रकार है। संरक्षण व संवर्धन के लिए परिषदें बनाई गई हैं और विवादों के निपटारे के लिए फोरम और आयोग बनाए गए हैं। संरक्षण व संवर्धन के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई है। और विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला मंच गठित किया गया है, जिसे जिला उपभोक्ता फोरम कहते हैं। राज्य आयोग बनाया गया है, उपभोक्ता राज्य आयोग कहलाता है। और राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन की स्थापना इसमें की गई। उपभोक्ता परिषदें क्या हैं? शार्ट में, क्योंकि समय हमारे पास कम है तो शार्ट में आप पढ़ेंगे। उपभोक्ता परिषद, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसमें इसका गठन जो है समिति का जो अध्यक्ष है, और समिति लिखा हो, समिति के अध्यक्ष केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाएगी। इसका उद्देश्य वो जो मैं आपको बता रहा था कि 6 अधिकारों को इसके अंतर्गत, उपभोक्ता के 6 अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। वे अधिकार इस प्रकार के हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, मूल्य संबंधी अधिकार, सुने जाने का अधिकार, प्रतिशोध, अनुतोष या रिलीफ, राहत प्राप्त करने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें स्वास्थ्य संबंधी अधिकार को अभी शामिल नहीं किया गया। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा और इन्हीं मुद्दों पर जो चर्चा होती है उससे संबंधित जो भी निर्णय होते हैं परामर्श के रूप में केंद्रीय सरकार को सौंपे जाते हैं। केंद्रीय सरकार उस आधार पर अपनी कार्रवाई आगे सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई है। राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने यहाँ एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन करे। इसके सभापति राज्य सरकार में जो उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री हैं वह होंगे और राज्य सरकार द्वारा नियत संख्या जो है वह सदस्यों के रूप में होगी और केंद्र सरकार द्वारा नामांकित 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं जो वे भी इसके सदस्य माने जाएंगे। इनकी बैठक वर्ष में कम से कम न्यूनतम 2 बार होना जरूरी है। उसमें भी जो निर्णय होंगे वो राज्य सरकार को अनुशंसित कर भेजे जाएंगे, क्योंकि एक परामर्शदात्री संस्था होती है। इसके निर्णयों को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी इसी प्रकार इसका गठन किया जाएगा। सभापति जो है जिले का न्यायाधीश होगा इसमें और सदस्य जो है राज्य सरकार द्वारा नियत संख्या होगी। इसकी बैठक भी कम से कम 2 बार होना चाहिए और जिले से संबंधित उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह लगातार प्रयास करती है। उन्हीं 6 अधिकारों के संबंध में यह किसी भी प्रकार का परामर्श अपने जिले के अंतर फिर उस जिले में उसे लागू करें। उपभोक्ता विवादों का जो समाधान है वह किस रूप में? जिला उपभोक्ता फोरम मंच एक प्रदान किया गया है, इसे जिला मंच कहते हैं। इसकी स्थापना सेक्शन 9A के अंतर्गत एक राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। इसका गठन, इसमें एक सभापति होता है और 2 सदस्य होते हैं। एक सदस्य कोई भी हो सकता है जो 35 वर्ष से कम स्नातक और 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और 10 वर्ष का अनुभव उसके पास होना चाहिए, वह सदस्य बन सकता है। और एक महिला सदस्य का होना इसमें जरूरी है। योग्यताएं दी हैं। सभापति जो जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष जो होगा वही इसका सभापति या चेयरमैन बन सकता है और सदस्य 35 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए, वही सदस्य इसके बन सकते हैं। अयोग्यताएं: दुराचरण का आरोपी या जो सजा याफ्ता है या जिसके खिलाफ कोई आरोप पुष्ट हो चुका है वह इस जिला उपभोक्ता फोरम का सदस्य नहीं बन सकता। अमुक्त दिवालिया भी इसका सदस्य नहीं बन सकता। कोई सरकारी सेवा से निष्कासित व्यक्ति है वह भी इसका सदस्य नहीं बन सकता। और भी अन्य योग्यताएं यदि राज्य सरकार चाहे तो वह लगा सकती है ना। और इसके बाद में इसकी प्रक्रिया यह है कि यदि कोई व्यक्ति आवेदन देना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी एक अपना 30 लाख रुपए तक का जो बात है, शिकायत है, 20 लाख रुपए तक जो माल खरीदा गया है उससे संबंधित विवाद इसके अंतर्गत दायर किए जा सकते हैं। उपभोक्ता को करना यह होगा कि वह सादे कागज पर या निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ में अपनी शिकायत का उल्लेख करते हुए
अनुतोष या राहत हेतु आवेदन दे सकता है। निवारण प्रक्रिया 21 दिन के भीतर सरकार विरोधी पक्षकार को शिकायत की प्रति भेजी जाती है। समय सीमा में अपना जवाब वह प्रस्तुत करता है। अस्वीकार या विरोध करने पर मंच द्वारा उसका निपटारा कर दिया जाता है। लेकिन यदि वस्तु में कोई दोष है तो उस वस्तु से संबंधित सैंपल को लिया जाएगा, जांच हेतु भेजा जाएगा, नमूने की जांच करवाई जाएगी, उसका शुल्क भी शिकायतकर्ता को चुकाना होगा और विरोध जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वह रिपोर्ट विरोधी पक्ष को भेजी जाएगी। उसे अवसर दिया जाएगा कि वह उस रिपोर्ट के संबंध में कुछ बात अपनी रखे और फिर उसके बाद में जो मंच है वह आवश्यक आदेश प्रसारित करेगा। जो आदेश हैं वह क्षतिपूर्ति से संबंधित हो सकते हैं, वह आदेश जो है मूल्य के भुगतान से संबंधित हो सकते हैं, वह ब्याज देने से संबंधित हो सकते हैं। जो जिस भी प्रकार की रिलीफ मांगी गई है उस रिलीफ से संबंधित आदेश जारी किए जा सकते हैं और इसके ऊपर अध्यक्ष के हस्ताक्षर और सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। यदि पक्ष के निर्णय से असंतुष्ट है तो 30 दिनों के भीतर राज्य आयोग के समक्ष अपील इसमें की जा सकती है। इसी प्रकार राज्य आयोग का गठन किया जाता है। राज्य आयोग प्रत्येक राज्य में, लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार राज्य आयोग, राज्य उपभोक्ता राज्य आयोग का गठन किया गया है, स्टेट कमीशन फॉर कंज्यूमर्स। इसके अध्यक्ष जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं या उसके समकक्ष कोई व्यक्ति होता है। सदस्य 10 वर्ष का कार्यक्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। एक महिला सदस्य का होना इसमें जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय जो है वो 5 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले। अधिकारिता माल और सेवाओं का मूल्य 20 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए के बीच में। जिला मंच के निर्णयों के विरुद्ध अपील स्वीकार की जा सकती है और स्वयं ही जिला मंच के आदेशों को समीक्षा की जा सकती है। प्रक्रिया वही जो जिला मंच पर लागू होती है उसी प्रकार से यहाँ भी वह प्रक्रिया लागू होगी और अपील जो है इसमें जो निर्णय होगा उस निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय आयोग को अपील की जा सकती है। और लास्ट में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है वह भी महत्वपूर्ण है। और जो भी केसेस जिला मंच में डिसाइड होते हैं उसके विरुद्ध अपील होती है राज्य आयोग में जो डिसाइड होते हैं उसके विरुद्ध जो अपील होती है वह राष्ट्रीय आयोग में होती है। और राष्ट्रीय आयोग में जो 1 करोड़ रुपए से अधिक के मामले हैं वो उनका निराकरण राष्ट्रीय आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उसके समकक्ष व्यक्ति हो सकता है। सदस्य 10 वर्ष का कार्यक्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, केंद्र सरकार द्वारा वेतन नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और 70 वर्ष की आयु यदि हो जाती है तो उसके पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। पुनर्नियुक्ति का अधिकार भी इसमें प्रदान किया गया है। अधिकारिता के संबंध में मैंने आपको बताया। प्रक्रिया इसमें ठीक उसी प्रकार की है जो जिला मंच में मैंने आपको बताई थी। अपील सर्वोच्च न्यायालय में 30 दिवस के भीतर इसमें अपील की जा सकती है। ऐसा नहीं कि है लास्ट एजेंसी है या कमीशन लास्ट नहीं है, बल्कि यदि कोई पार्टी से असंतुष्ट होती है तो फिर वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है 30 दिन के भीतर इसके निर्णय से। ठीक, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप रख सकते हैं। आप लोगों को परीक्षाएं आप कब की प्रारंभ होने वाली होंगी उसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अच्छी तैयारी करें। जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार देना चाहिए। हाँ, पूछिए। सर, जैसे 100 उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं और जब डिसीजन होता है तो कितने % उपभोक्ता के फेवर में होता है? देखिए, शिकायत उपभोक्ता दर्ज कराता है, इसलिए आप मानकर चलिए कि 60 से 70% केसेस जो हैं वो उपभोक्ता के पक्ष में ही जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता को शिकायत है तभी वो कंज्यूमर फोरम में गया है। यदि उसको शिकायत नहीं होगी तो वह क्यों जाता, और शिकायत यदि वाजिब है तो उसके पक्ष में ही फैसला होता है। यद्यपि पहले ये था कि 5 माह के भीतर इसका निपटारा हो ही जाता था, लेकिन उपभोक्ता
फोरम में इतने केसेस पेंडिंग हो गए हैं कि अब 2-2 साल और 2.5 साल इसमें भी लगने लगे हैं, है ना। सर तो आप इसका कुछ आंकड़ा बता सकते हैं कि इतने परसेंट, अब जैसे इसके 100% संबंध में में? कोई, हाँ, इसके संबंध में कोई आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले जब भी हमारा लेक्चर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जी, थैंक यू सर। हेलो जी सर, मैं अखिलेंद्र गोस्वामी सतसाल कॉलेज पन्ना से बोल रहा हूँ। तो जी। जैसे आपने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे हम खरीदते हैं हाँ तो सर जी जैसे आपने बताया था कि जैसे तेल खरीदते हैं उसमें बताया 3 दिन में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे यदि वो हाँ नहीं होते हैं। हाँ, तो सर उसके लिए बिल होना जरूरी है या सर जो आप बिल मतलब होना तेल जरूरी खरीदा है। था? आप उपभोक्ता केवल उपयोगकर्ता के नाते नहीं बनते हैं, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ साक्ष्य मांगे जाते हैं और साक्ष्य के रूप में आपको वह बिल प्रस्तुत करना पड़ता है जो आपने, यदि सर हमारे पास बिल नहीं है तो? यदि बिल नहीं है तो आपको उपयोगकर्ता मानते हुए शिकायत तो ले ली जाएगी, लेकिन फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि जब विरोधी पक्ष के से पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि ये बिल प्रस्तुत करें कि ये जी इन्होंने ही हमारा माल खरीदा था जी थैंक और यू सर। हमसे ही ये चीज इन्होंने ली है ना। जी सर, थैंक यू। हेलो, पीजी कॉलेज से पन्ना से। हाँ सर बोलिए। अभी आपने उपभोक्ता के बारे में बताया था। जी व्यापारिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का आयोग करने वाला उपभोक्ता नहीं है। हाँ, व्यापारिक उपयोग करने वाला इस अधिनियम के अंतर्गत, हाँ, है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक उपयोग कर्ता जो है वह उपभोक्ता नहीं माना जाता। मतलब जो हाँ किसी व्यापार के लिए उस वस्तु का उपयोग कर रहा है और उसमें कोई शिकायत आती तो वह इस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ नहीं मांग सकता। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था आपको। एक और मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, अतिथि गृह का एग्जाम्पल है। एक कंपनी ने अपना अतिथि गृह बनवाया और उसमें एयर कंडीशनर लगवाए। जिस कंपनी के एयर कंडीशनर खराब निकले, कंपनी ने कंज्यूमर फोरम में दावा प्रस्तुत किया कि एयर कंडीशनर खराब निकले हैं और हमें इसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। जो विरोधी पक्ष उसने कहा कि नहीं, ये व्यापारिक उपयोग करता है। जो कंपनी है उसने अतिथि गृह बनाया, उस अतिथि गृह में उसके ग्राहक आके ठहरते हैं, तो ये व्यापारिक उपयोग कर रहे हैं हमारे कंडीशनर का, इसलिए इस परिभाषा के दायरे में नहीं आते। लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, उनका व्यापारिक कार्य अलग है और अतिथि गृह में आपने जो कंप्यूटर लगाए हैं उसके लिए वो कंपनी उपभोक्ता मानी जाएगी, और उसके पक्ष में कोर्ट ने फैसला दिया। तो उसमें सेवा तो हो रही ना? सेवा? हाँ, सेवा का उपयोग मतलब सेवा के लिए की जा रही है। नहीं, वो तो सब कुछ कर रहे हैं दूसरे। हमारा ये कहना है कि इस एक्ट के अंतर्गत वो नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे एक्ट हैं हमारे पास जिसमें आप अपनी रिलीफ की डिमांड कर सकते। व्यापारिक उपयोग होना जरूर, व्यापारिक उपयोग मैंने बताया ना आपको कि स्वरोजगार के लिए भी व्यापारिक उपयोग हो रहा। फोटोकॉपी मशीन के अंतर्गत वो तो बेच रहे हैं ना वस्तुएं निकाल कर, लेकिन फिर भी उस फोटोकॉपी कर्ता को क्या माना गया? कोर्ट ने, उपभोक्ता फोरम ने उसे उपभोक्ता माना है। थैंक यू सर। और कोई? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और परीक्षाओं के लिए आप